हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बिहार स्पेशल के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जो बिहार पुलिस के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का आज हमारा यह पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब करने के बाद इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा, जब इस सेशन को आप पूरा देख लेंगे, तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है। पार्ट 1 में मैंने आपको बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताया हुआ था, तो जिन लोगों ने पार्ट 1 को ध्यानपूर्वक देखा होगा वो लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिहार का अक्षांशीय विस्तार पहले जान लीजिए। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है, यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। और प्रश्न में देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, तो बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है यह कितना है। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुन लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि बिहार का आकार कैसा है, तो बिहार का आकार लगभग आयताकार है। बिहार जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप अपने जबान पर याद रखेंगे। बिहार का अगर बात करें जाए जनसंख्या कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये भी आपको जबान पर याद होना चाहिए। अगर बात करें कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार की चौड़ाई अगर पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिम बिहार की चौड़ाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर है। क्लियर है? अच्छा, अगर पूछा जाए कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बिहार की, तो फीट में याद रखेंगे 173 फीट, और जब मीटर में पूछा जाएगा तो 53 मीटर, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? समुद्र तट से दूरी कितनी है बिहार की, तो लगभग 200 किलोमीटर है। इन सभी पॉइंट्स को फ्रेंड आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार सरकार का सचिवालय कब कार्य करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू किया। तो 1 अप्रैल 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बिहार में सचिवालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में बिहार में सचिवालय की स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में बिहार राज्य का सचिवालय पटना में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करें और एग्जाम में क्वालिफाई हों। चलिए, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? अभी मैंने आपको बताया है कि अगर फीट में पूछा जाएगा तो कितना फीट होगा, फीट में 173 फीट हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखेंगे सारा ऑप्शन मीटर में दिया गया है। अब मीटर में भी मैंने आपको बताया था कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है ये मीटर में 53 मीटर है। तो 53 मीटर कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। समुद्र तट से दूरी कितनी है? तो समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। और जितने भी वीडियोस हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इस बार के एग्ज़ाम के लिए कवर किया हुआ है, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देख लीजिएगा सभी वीडियोज़ को, सारे के सारे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार
बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कौन सा इसमें से पक्षी विहार जो है बिहार के जमुई जिले में स्थित है? तो बिहार के जमुई में जो है नागीनकटी पक्षी विहार है। नागीनकटी। अच्छा, सुहियान पक्षी विहार कहाँ पर है? तो सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो कटिहार में है। कांवर झील पक्षी विहार कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और सरयामन पक्षी विहार जो है ये पश्चिम चंपारण में है। क्लियर? तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसके साथ बिहार के सबसे अधिक जिले सीमा साझा करते हैं? तो आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी था कि बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले करते हैं, झारखंड के भी साथ 8 जिले करते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके साथ बिहार के सबसे अधिक जिले सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारा कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह जो है ये क्या है? बताइए। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिए। राजकीय चिन्ह जो है ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है। क्लियर? राजकीय भाषा अगर पूछेगा तो हिंदी है। दूसरा राजकीय भाषा पूछेगा तो उर्दू है। राजकीय पशु पूछेगा तो गौर है, यानी कि बैल है। ठीक है, राजकीय पशु। राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया है। राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल है। राजकीय पुष्प पूछेगा तो गेंदा फूल है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है ये किस जिला का है? तो ये रोहतास का है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर भी रोहतास में ही है। सबसे कम अगर पूछा जाएगा कि साक्षरता दर कहाँ पर है तो सबसे कम पूर्णिया में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी पूर्णिया में ही है। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर सबसे कम जो है महिला साक्षरता दर ये सहरसा में है। क्लियर? याद रखिएगा आप। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर जो है ये 61.8% है। इनमें से अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.2% पुरुष साक्षरता दर है और 51.5% महिला साक्षरता दर है। क्लियर है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रोहतास में, पुरुष साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही है और महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा रोहतास में ही है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? तो पूर्णिया में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी पूर्णिया में है। सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में है। चलिए, प्रश्न बनता है ये सब, इसीलिए मैं इतने रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ। देखिए, रामशिला हिल्स बिहार में कहाँ अवस्थित है? रामशिला हिल्स जो है ये कहाँ पर है? तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पर है। ब्रह्मयोनी हिल्स जो है ये गया में है। और प्रेतशिला हिल्स कहाँ पर है? प्रेतशिला हिल्स, तो प्रेतशिला हिल्स भी कहाँ पर है? तो गया में भी है। रामशिला हिल्स भी गया में ही है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, डुंगेश्वरी एक हिल है। डुंगेश्वरी हिल भी गया में ही है। और एक मुंडेश्वरी है, एक है मुंडेश्वरी, ये कैमूर में है। मुंडेश्वरी कहाँ पर है? तो मुंडेश्वरी कैमूर में है। ठीक है। चलिए, गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? अच्छा, बिहार में लोकसभा की टोटल सीट कितने हैं? तो 40 सीट हैं। इन 40 सीट में से 6 सीट जो है यह अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, आरक्षित है। क्लियर? बिहार विधानसभा में 243 सीट है। 243 में से 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तो 40 सीट जो है बिहार में विधानसभा की आरक्षित है और लोकसभा की 6 सीट जो है आरक्षित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? अब यहाँ पर ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जब बिहार जो है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था और बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, यानी कि बिहार उड़ीसा उस समय सम्मिलित थे। उस समय क्या किया गया था कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया था और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे बिहार और उड़ीसा जब सम्मिलित था एक में, सर चार्ल्स स्टुअर्ट। ठीक है, चार्ल्स स्टुअर्ट बने थे।
बाद में क्या हुआ, 1920 में जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया 1920 में। और फिर लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो हैं ये गवर्नर बने। बिहार और उड़ीसा दोनों सम्मिलित था उस समय, ठीक है। उसके बाद 1936 में जब उड़ीसा अलग हो गया तब राज्यपाल बने थे मॉरिस गार्नियर हैलट, ठीक है, मॉरिस गार्नियर हैलट बने थे। और स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बन गए जयराम दास दौलत राम। क्लियर, इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, अब थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दीजिए और यहाँ मैं बता देता हूँ। अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल, तब आप जयराम दास दौलत राम पर लगाएंगे। अगर ये शब्द हटा दे और सिर्फ पूछे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तब सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा लगाइएगा, क्योंकि राज्यपाल का पद 1920 में सृजित किया गया था। भले ही बिहार और उड़ीसा एक ही में थे, लेकिन पहले तो राज्यपाल का जब पद सृजित किया गया तो ये राज्यपाल यहीं बने थे, ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात जयराम दास दौलत राम बने थे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन जो है यह किस अनुच्छेद में है बताएंगे, राज्य वित्त आयोग का। तो यह अनुच्छेद 243 आई में है, अनुच्छेद 243 आई में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा का पूछा गया है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे राम दयालु सिंह। कौन थे? राम दयालु सिंह थे। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, लेकिन केवल बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जब पूछा जाएगा तो राम दयालु सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेलहर कुंड जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है यह कहाँ पर स्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, तेलहर कुंड जलप्रपात। तो फ्रेंड्स यह कैमूर में है तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कब झारखंड बिहार से पृथक हुआ था? डेट सहित आपको याद रखना है। बहुत लोगों को सन 2000 तो पता है, लेकिन डेट कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिर अलग किस दिन हुआ था। तो ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से पृथक यानी कि अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार लोकनाट्य, बिहार का लोकनाट्य है, इसमें से कौन कौन सा जो है बिहार का लोकनाट्य है? बताएंगे कि बिहार का लोकनाट्य इसमें से कौन सा है? तो देखिए इसमें से जट जटिन है, भकुली बंका है, समा चकेवा है। सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि भारत में 16 महाजनपदों में से बिहार में स्थित अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अंग महाजनपद की राजधानी आपसे पूछा गया है। अच्छा, इन 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। और अगर जैन ग्रंथ पूछ ले तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यानी कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो था ये बिहार में था। कौन कौन से? तो एक महाजनपद मगध था, दूसरा महाजनपद जो था ये कौन सा था? तो अंग था, और तीसरा जो था ये वज्जी था। क्लियर, याद रखिएगा। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था ये मगध हुआ करता था, ठीक है। चलिए प्रश्न में पूछा गया है कि अंग महाजनपद की राजधानी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी कहाँ पर थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, ठीक है, राजगृह थी। और वज्जी की राजधानी कहाँ पर थी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई थी? अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? विक्रमशिला, तो ये धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था, पाल वंश का शासक धर्मपाल ने। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। और उदंतपुरी का जो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? जगतपुर झील जो है यह बिहार के किस जिला में स्थित है बताइए। अच्छा, बांका हिल्स मैंने आपको कराया था कि बांका पर्वत कहाँ पर है, सॉरी बांका नहीं, मंदार पर्वत, मंदार पर्वत बांका में है, ठीक है। मैंने आपको कराया था कि मंदार पर्वत कहाँ पर है?
तो बांका में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। मंदार पर्वत बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण में है। जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो जगतपुर झील जो है यह भागलपुर में है। भागलपुर में है जगतपुर झील, ठीक है। चलिए, कांवर झील बेगूसराय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? अच्छा, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं, ये तो आपको पता है ना। 38 जिले हैं, क्लियर है। चलिए अब बताइएगा कि सबसे छोटा प्रमंडल इनमें से कौन सा है? इन 9 प्रमंडलों में से सबसे छोटा जो है यह भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा है। और यहाँ पर सबसे छोटा प्रमंडल भी है इसलिए क्योंकि 2 ही जिला यहाँ पर आता है। कौन कौन सा जिला है? एक तो स्वयं भागलपुर है और दूसरा बांका है, क्लियर। तो ये सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश सेतु किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश सेतु जो है यह किस नदी पर स्थित है? चलिए बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जयप्रकाश सेतु जो है यह किस नदी पर है? तो जयप्रकाश सेतु गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर है, यह दीघा घाट और पहलेजा घाट को जोड़ता है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछा गया है। इससे पहले मैंने आपको शिशु लिंगानुपात कराया था। शिशु लिंगानुपात जो है ये 935 है, और उसी दरमियान मैंने बिहार का लिंगानुपात भी आपको बताया था। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 918 अब से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, वहाँ का लिंगानुपात 1021 है, जो कि बिहार के लिंगानुपात से ज़्यादा है, क्लियर। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, मात्र 876 है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया गया है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो देखिए, कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है इसके अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु क्षेत्र को जो है ये किस में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इसको बांटा गया है CWG में, क्लियर है। अच्छा, दक्षिण बिहार अगर पूछेगा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार को किस जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो दक्षिण बिहार को बांटा गया है AW जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला जो जैन संगति हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो पहला जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, और यह जो पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जैन संगति का आयोजन जो है वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन संगति है, ठीक है। चलिए, बौद्ध संगति नहीं है। पहला बौद्ध संगति तो आपको पता है कि राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवरण है? तो ये फ्रेंड्स जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, उसके अनुसार 7.84% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ये किस जिला में है? पहले आप लोग मुझे कमेंट करके इसको बताइए कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिला में है। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर, क्लियर। चलिए, और ये किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया। अगर पूछा जाए कि कौन से पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था, तो यह तीसरा पंचवर्षीय योजना था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर कि किस राज्य के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया है? मरचा धान ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। पश्चिम चंपारण में मरचा धान होता है। इससे चिवड़ा जो होता है ना, जो हम लोग पोहा खाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो मरचा धान जो है ये बिहार का है, पश्चिम चंपारण, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी जो है शाही लीची को तो आपको पता ही है, जर्दालू आम को भी GI टैग दिया जा चुका है, मिथिला मखाना को अभी GI टैग दिया गया था। अगला प्रश्न करेंगे कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? सर्वप्रथम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो सबसे पहला राज्याभिषेक जो हुआ था पटना में, यह फर्रुखसियर का हुआ था। फर्रुखसियर प्रथम मुगल बादशाह था जिसका राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ था, ठीक है। तो ये आप फर्रुखसियर याद रखेंगे। फर्रुखसियर का जन्म भी पटना में ही हुआ था। फर्रुखसियर का जन्म भी है पटना में ही हुआ था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का, उसके बाद देखिए शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक जो है ये अंग्रेजों के संरक्षण में अंग्रेजी फैक्ट्री में पटना में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28 नंबर कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था?
मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो पाल शासक था ये देवपाल था। कौन था? देवपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, देवपाल ने मुंगेर राजधानी बनाया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु इसको वोट देने का अधिकार नहीं है? परंतु इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत जो है विधानसभा में इसको बोलने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 165 के तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? दोनों से सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जिला जो है यह पश्चिम चंपारण है। कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण है, जो कि नेपाल से भी सटता है और उत्तर प्रदेश से भी सटता है। अच्छा, नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा जिला सटता है? तो ये किशनगंज सटता है। नेपाल और पश्चिम बंगाल से किशनगंज सटता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश और झारखंड से, उत्तर प्रदेश और झारखंड से रोहतास सटता है। ठीक है। और झारखंड और पश्चिम बंगाल से कटिहार सटता है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? सर्वप्रथम बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन जो शासक था, जो किया था, ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है बिहार को किया था। 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की, यहाँ बिहार की बना लीजिए, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है। 25.4%, ये आंकड़ा आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्लियर है। नवाब मीर कासिम, इसके साथ दे रहे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाएं एक साथ लड़ रही थी और दूसरे तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मोनरो कर रहा। अच्छा, पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और इसमें भी पलासी के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में होम रूल लीग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में होम रूल लीग का गठन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 दिसंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए, 16 दिसंबर, 12 नहीं, 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में बांकीपुर में होम रूल लीग का गठन किया गया था। मौलाना मजहरुल हक इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। मौलाना मजहरुल हक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि बिहार के किस जिले का जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा का है और सबसे अधिकतम जो है ये पटना का है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि वर्धमान महावीर को निर्वाण प्राप्त कहाँ पर हुआ था? इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो निर्वाण प्राप्त हुआ था पावापुरी में और इनका जन्म जो हुआ था ये कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? अच्छा, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली खां ने किया था। पीर अली खां ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। और उस समय पटना का कमिश्नर जो था ये विलियम टेलर था। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर की साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? अच्छा, भारत तो आया था 3 फरवरी 1928 को, लेकिन पटना कब आया था? तो पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। और साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में 10 अगस्त 1929 को राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया 10 अगस्त 1929 को साइमन कमीशन के विरोध में। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग 40 प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो पहले सेशन में हम लोग 50 यानी कि पार्ट 1 में, और इस पार्ट 2 में 40 यानी कि 90 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए और यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना
ये बाबा ठाकुर दास ने किया था। कब किया था? तो 1906-7 में किया था। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए।